गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन मतलब जो पार्टनरशिप जो फर्म होता है उसमें यदि किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। या जैसे कि कोई पार्टनरशिप छोड़ के जाता है, या फिर कोई न्यू पार्टनर आता है, या फिर जो प्रॉफिट शेयर जो रेशियो है उसमें यदि जो है कि परिवर्तन करना है तो ऐसी जो परिस्थितियां होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में होती है। ये पुनर्गठन क्या होता है, इसके मीनिंग आप समझना। चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स मतलब जो एग्जिटिंग पार्टनर होते हैं, जो मौजूदा पार्टनर होते हैं, वो अपने जो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें जो रेशियो है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रेशियो, प्रॉफिट शेयर जो रेशियो है उसमें यदि किसी भी प्रकार का वो चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यदि कोई नया पार्टनर हो आता है फर्म के अंदर, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है, या फिर कोई पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट लेता है, तो या फिर ऐसी कंडीशन को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। सीधा सा मतलब ये है इसका, चेंज इन द एग्रीमेंट, चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ एग्जिटिंग पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब यदि किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से यदि उनके जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर का उसमें परिवर्तन होता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन कहा जाता है। फिर से एग्रीमेंट बनाना। एग्रीमेंट है, यदि आपने 11th क्लास में एग्रीमेंट पढ़ा था, और अभी भी इस चैप्टर में हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, डीड के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो उसमें पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, अनुबंध होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ साल बाद या कुछ समय बाद यदि उस एग्रीमेंट में, उस डीड में किसी भी कारण से यदि परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन कहा जाता है। पार्टनरशिप का साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है। ये दोनों ही जो मैटर है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर है मेन एग्जाम के लिए, है ना। जो है आज जो पहला मैटर है, कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन करना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में परिवर्तन करना पड़ता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाली कंडीशन को हम समझेंगे। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अच्छे से आप इस पॉइंट को आप समझना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स मतलब यदि जो एग्जिटिंग पार्टनर्स जो होते हैं, मौजूदा जो पार्टनर होते हैं, यदि अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो, शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज करना चाहते हैं और उन्होंने चेंज कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन बन जाती है। मतलब उन्हें एग्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई पार्टनर है ABC, 3 पार्टनर है, वो 2-2-1 के अनुपात में अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो डिवाइडेड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उन्होंने अब मन बना लिया है कि हम इक्वली जो शेयर है उसमें हम अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ता है, और इसी कंडीशन को ही रिकॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। पुनर्गठन मतलब फिर से एग्रीमेंट बनाना, नया एग्रीमेंट बनाना, पुराने एग्रीमेंट को कैंसल्ड करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट है आपका, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म मतलब यदि
फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसल्ड हो जाएगा और उसकी जगह पर एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है ये जो कंडीशन है ये किसकी है? रिकॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है, पुनर्गठन की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वाला, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, साझेदारी को छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पुराना जो एग्रीमेंट होता है, ओल्ड एग्रीमेंट होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैंसल्ड हो जाता है और उसकी जगह पर एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। मतलब नया जो है कि उसमें चेंज हो जाता है, पुराने एग्रीमेंट में जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वो चेंज करना पड़ता है। चाहे नए पार्टनर का प्रवेश हो या फिर जो है कि कोई पुराना पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर वो रिटायर होता हो, दोनों ही कंडीशन में जो एग्रीमेंट क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की होती है, पुनर्गठन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है ना, पहले जो है कि 3 पार्टनर थे ए बी सी और उसमें सी की डेथ हो जाती है, तो अब कितने रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे? ए और बी 2 पार्टनर बच जाएंगे। तो जो बिजनेस जो ऑपरेट करेंगे वो 2 पार्टनर करेंगे, तो जो पुराना एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ना। तो उस कंडीशन को रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट है अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म। अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म, अमलगेमेशन को कहा जाता है एकीकरण। एकीकरण कहा जाता है जब कभी 2 फर्म मिल जाती है, पहले दोनों फर्म अलग अलग थी, अलग अलग दोनों एग्रीमेंट थे। मान लो कि ए वाली फर्म जो इसमें उसके अंदर 3 पार्टनर काम करते हैं, बी वाली जो फर्म है उसके अंदर 2 पार्टनर काम करते हैं, दोनों ही फर्म अलग अलग बिजनेस करती थी और दोनों का जो एग्रीमेंट है वो भी अलग अलग है। लेकिन अब वो फर्म एक हो जाती है, दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही फर्म के ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड जो डीड होगी वो कैंसल्ड हो जाएगी और उसकी जगह पर एक नई डीड, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, है ना। तो ये कंडीशंस होती है जब जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है, ओल्ड जो डीड होती है वो कैंसिल हो जाती है या फिर उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसकी कंडीशन होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, है ना, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि मैटर है मेन एग्जाम के लिए। तो ये 5 पॉइंट आप जो डिटेल्स है लर्न करना है आपको, है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, रेशियो ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, है ना, डेट ऑफ पार्टनर और अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म, है ना। तो ये कंडीशन आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट मैटर है अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इसको त्याग का अनुपात कहा जाता है। इसको त्याग का अनुपात कहा जाता है और इसको लाभ प्राप्ति का अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति का अनुपात कहा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर्स, नया पार्टनर जब न्यू एडमिशन होता है तो उस समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज किया जाता है, और जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर होता है, जो साझेदारी छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में गेनिंग रेशियो का यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों को हम समझेंगे। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है मीनिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? लाभ प्राप्ति अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मीनिंग, दोनों का अर्थ समझेंगे। यहाँ पे आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। यदि 2 मार्क्स में यदि पूछा जाता है तो ये आप मीनिंग इसका लिख सकते हैं, है ना। दिस इज द रेशियो इज विच ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स
sacrifice their share in favor of new और other partners। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिटिंग पार्टनर्स होते हैं, जो मौजूदा पार्टनर होते हैं, और कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है पार्टनरशिप के अंदर। पहले 2 पार्टनर थे और एक और पार्टनर आ गया तो 3 पार्टनर हो गए, है ना। 3 पार्टनर थे तो एक और पार्टनर आ गए तो 4 पार्टनर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एग्जिटिंग पार्टनर जो होते हैं, जो मौजूदा पार्टनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यू पार्टनर या अदर पार्टनर के फेवर में अपना जो लाभ का जो रेशियो है वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो प्रॉफिट जो डिवाइडेड होता था वो 2 पार्टनर में होता था, क्योंकि 2 पार्टनर थे। फिर एक और नया पार्टनर आ गया तो फिर दोनों पार्टनर अपना जो हिस्सा है वो तीसरे पार्टनर को देंगे, अपने जो रेशियो का हिस्सा। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3 पार्टनर्स में होगा। तो जो रिमेनिंग जो पार्टनर है, जो एग्जिटिंग पार्टनर है, वो अपने लाभ का जो रेशियो है वो क्या करेंगे, त्याग करेंगे और नए पार्टनर को देंगे। ठीक है, दिस इज द रेशियो इन विच शेयर is sacrificed by retiring or discussed partners on reconstitutions। मतलब साझेदारी के पुनर्गठन के समय जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, जो पार्टनर क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, डिस्कस्ड हो रहे हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो अपना भाग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको देकर चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर जो है कि फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो वो अपना जो हिस्सा है वो रिमेनिंग पार्टनर को, जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं उनको बेचकर चला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यू पार्टनर आता है, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने हिस्से में से न्यू पार्टनर को देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई पार्टनर जो है कि पार्टनरशिप छोड़कर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो है कि वो अपना भाग किसको बेचकर चला जाता है, रिमेनिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर जो शेष पार्टनर बचे हैं उनको बेचकर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस, उद्देश्य। दिस इज यूज्ड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। मतलब इसका यूज किसके लिए किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है, त्याग के अनुपात का जो रेशियो है, वो किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, वो अच्छे से आप समझना। दिस इज यूज्ड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, त्यागी पार्टनर, जो अपने लाभ का भाग नए पार्टनर को देता है, अपना जो प्रॉफिट जो शेयर है उसमें से अपना हिस्सा कम करके नए पार्टनर को देता है, तो उसके बदले में वो नए पार्टनर से गुडविल की अमाउंट लेता है, क्योंकि वो अपना लाभ का भाग क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, जो अपना हिस्सा है उसमें से त्याग करके, अपना जो शेयर जो रेशियो है उसमें से त्याग करके किसको देता है, नए पार्टनर को देता है, तो उसके बदले में नए पार्टनर से वो गुडविल की राशि लेता है। तो जितना भाग वो सेक्रीफाइस करेगा, त्याग करेगा, उतना ही भाग वो नए पार्टनर से गुडविल के रूप में लेगा। तो इसके लिए वो जो प्रीमियम है, गुडविल की जो प्रीमियम है, उसको जो प्रीमियम को बांटने के लिए इस रेशियो का यूज किया जाता है। और इसका दिस इज यूज्ड बाय गेनिंग पार्टनर्स टू गिव गुडविल शेयर टू द सैक्रिफाइस पार्टनर्स। मतलब इसका यूज किसमें किया जाता है, जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, गेनिंग पार्टनर मतलब लाभ प्राप्ति वाले। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर जो पार्टनर है, जो पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाता है, तो वो अपना भाग जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको बेचकर चला जाता है, तो उसके बदले में जो खरीदता है, जो पार्टनर उसके भाग को खरीदता है, उसके बदले में जो पार्टनर होते हैं, गेनिंग जो पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर होते हैं, उनको अपना हिस्सा देना पड़ता है। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। एक बार फिर से इसको आप अच्छे से समझना। दिस इज यूज्ड बाय गेनिंग पार्टनर्स टू गिव, गेनिंग पार्टनर्स टू गिव। गेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं, लाभ प्राप्ति वाले।
लाभ प्राप्त करने वाले, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचेंगे, एक तो जो साझेदार है वो ए बी सी 3 साझेदार, उसमें से सी वाला साझेदार चला गया अपना भाग ए और बी को सोल्ड करके, तो ए और बी जो है गेनिंग रेशियो वाले हो जाएंगे, लाभ प्राप्ति वाले साझेदार हो जाएंगे। तो उन्हें जो लाभ प्राप्ति जो रेशियो जो लाभ प्राप्ति वाले जो पार्टनर होते हैं उन्हें अपना लाभ प्राप्ति के बदले में कुछ हिस्सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना पड़ता है, जो त्याग करके जा रहा है, जो साझेदारी छोड़कर जा रहा है उनको देना पड़ता है। तो इसका यूज इस कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला, है ना। एसआर का मतलब होता है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एसआर का मतलब क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। तो इजिकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब इस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और ये जो गेनिंग रेशियो है इसका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है हमें यूज करना पड़ेगा और उस समय आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टेड ऑन कैपिटल अकाउंट। इफेक्टेड ऑन कैपिटल अकाउंट, अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एसपी का मतलब होता है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जहां जहां मैंने एसपी लिखा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एसआर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो इन्हें आपको जो है कि मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इज क्रेडिटेड विथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। किस अनुपात में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुपात में। और अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर्स, जीपी का मतलब होता है यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स, आप पूरा लिखना। गेनिंग पार्टनर्स इज डेबिटेड विद द गेनिंग रेशियो। इनके जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे? गेनिंग पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है वो गेनिंग रेशियो में क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और इनके जो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है इनके जो कैपिटल अकाउंट है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अमाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। इफेक्टेड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफेक्टेड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो अपने हिस्से में से क्या देगा? उन पार्टनर को अपना हिस्सा दे देगा, तो उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इंक्रीज द प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो गेनिंग पार्टनर है उनका जो गेनिंग रेशियो से गेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचते हैं उनको जो निवृत्त होने वाले साझेदार है, जो साझेदारी छोड़कर चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है वो अपना शेयर बेचकर इनको चले जाते हैं, तो फिर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि ये नए पार्टनर को अपने भाग में से अपना हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये दोनों ही मैटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।